नमस्कार, सांदीपनी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के झारखंड मॉडल सेट के विज्ञान का हल। सारे 2 मार्क्स वाले प्रश्न का हल हम इसमें देखेंगे और आगे की वीडियो में बड़े बड़े प्रश्न जो हमारे 5 मार्क्स के हैं और कुछ 3 मार्क्स के होंगे उनका हल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न 31 है हमारा। यहाँ पर वैसे 8 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको केवल 6 प्रश्न करने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जिसको देखकर आपको लगे कि बहुत अच्छे से मुझे नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा 31वां नंबर क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। तो जब प्रकाश का चैप्टर हम लोग कर रहे थे उस समय दर्पण का उपयोग और उसको वहीं पर उपयोग क्यों करते हैं उसके बारे में एक वीडियो था हमारा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख कर बता दिया हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण बड़े क्षेत्र दृश्य आसानी से दिखा पाता। बड़े क्षेत्र दृश्य का मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़े एरिया को एक साथ दिखाना, क्योंकि आईना हमारा छोटा है और सड़क बहुत बड़ी है, लंबी चौड़ी है, तो उसका पूरा दृश्य मुझे दिखना चाहिए गाड़ी चलाते समय। तो इसलिए ये वाला कीवर्ड जो है बड़े क्षेत्र का दृश्य आसानी से दिखा पाता है, यही इसका मेन रीज़न है उत्तल दर्पण का। तथा क्या है, ये वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, उल्टा तो देखना नहीं है, उल्टा देखने से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम उत्तल दर्पण, बस इतना ही लिखना है क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। अगला है हमारा 32 नंबर, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखें। तो लेंस की क्षमता क्या होती है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही हमारा क्या है, लेंस की क्षमता है। और अगर हम इसे समझने के तौर पे लिखें तो लेंस की क्षमता वह मापदंड है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि कोई लेंस किसी आपतित किरण को कितना अभिसरित या अपसरित, यानी कि कितना वह मोड़ पाता है मुख्य अक्ष की तरफ और कितना दूर ले जा पाता है मुख्य अक्ष से। ठीक है, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। आप केवल इतना लिखेंगे कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, बस, और 1/m, और यही हो गया हमारा m इन्वर्स। और m इन्वर्स को ही हम डायप्टर कहते हैं, जिसे हम d द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिख दिया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर है। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चा किस दोष से पीड़ित है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को दूर में रहकर नहीं देख पाते हैं तो उसे कौन सा दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, बच्चा दूर की लिखावट को नहीं देख पा रहा है, वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। अब है अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया का समीकरण लिखें। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि इसमें समीकरण दे रखा है और समीकरण ही पूछ दिया है लिखने के लिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये इसे ऐड करना चाहिए था कि सिल्वर और क्लोरीन में टूट रहा है, इतना लिखना चाहिए था और इक्वेशन नहीं देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दिए गए चित्र में सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। धूसर रंग मीन्स मतलब थोड़ा डिस्कलर हो जाता है, बदरंग टाइप का। यहाँ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा हो रहा है कि देखिए यहाँ पर AgCl है और टूट रहा है किस में, सिल्वर और क्लोरीन में। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोरीन में टूट रहा है बड़ा यौगिक, तो इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। इसका उपयोग हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, 35वां नंबर क्वेश्चन है, 2 तत्व का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो। तो बाहरी कोश किसका किसका पूर्ण होगा, हमारा हीलियम है, नियॉन, ऑर्गन है ना। तो कोई भी 2 लिखना है, आप नियॉन और हीलियम और नियॉन लिख सकते हैं।
ठीक है, क्यों बाहरी कक्षा का मतलब क्या हुआ कि जिसका ऑक्टेट पूरा हो गया होगा, स्थिर हो गया हो। तो हीलियम की बाहरी कक्षा, एक हीलियम की तो एक ही कक्षा है, तो एक ही कक्षा के लिए दो ही चाहिए, तो ये दो है पूरा पूरा। नियॉन का पहला दो और दूसरा 8, तो नियॉन और हीलियम। ऑर्गन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन नियॉन ऑर्गन पहला 2 एलिमेंट है तो वो लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद है समजातीय श्रेणी क्या है। तो समजातीय श्रेणी क्या है कि किसी कार्बनिक यौगिक की वह श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है ना। यानी कि जैसे हम यहाँ पे CH4 है, CH4 का यहाँ बना दिए संरचना, कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम यहाँ पर अगर CH3 लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, या C2H6 बन जाता है। तो CH4 और C2H6 में हमारा CH2 का अंतर आता है। फिर C2H6 में से फिर एक हाइड्रोजन को हटा के फिर से वापस CH3 लगा देंगे तो Fe3H8 बन जाएगा। इसमें भी क्या है, CH2 का अंतर है। तो ये हमारा हो गया समजातीय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो विखंडन हमारा होता है जिसमें कोई भी एक कोशिकीय जीव दो भागों में अलग हो जाता है तो उसे हम कहते हैं विखंडन। और जब कोई एक कोशिकीय जीव हमारा बहुत सारे भाग में अलग अलग हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बहुखंडन। ठीक है, तो जैसे कि अमीबा हमारा कैसा विखंडन करेगा, और हमारा प्लाज्मोडियम जो है वो हमारा बहुखंडन करेगा। लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में हमारा, कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या हैं। 5 प्रकार के आर हमारे हैं, जैसे मैं लिख के रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, 5 प्रकार के आर हैं। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, यानी कि ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है हमें उसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और अगर ये बड़े मार्क्स में आ जाए, जैसे ज़्यादा मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ जाए, तब हम इसके बारे में लिखें। लेकिन अभी केवल मीनिंग केवल लिख देना है, रिफ्यूज़ अस्वीकार। उसके बाद है रिड्यूस मतलब कम करना, यानी कि जैसे जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, मान लिया प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है, हानिकारक है, तो हमें उसका उपयोग कम से कम करना है। ठीक है, उसके बाद है अगला हमारा रीयूज, यानी कि पुनः उपयोग करना। किसी भी चीज़ को हम दोबारा उपयोग करें, है ना। जैसे कि जैसे कि प्लास्टिक है, हमारा प्लास्टिक बैग चलती है, जैसे कोई छोटा मोटा ग्रॉसरी लाने में या सब्जियों को लाने में हम प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हैं, तो उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं अगर ख़राब ना हो, गंदा ना हो तो इसे कहते हैं रीयूज, पुनः उपयोग। उसके बाद आता है रीपर्पस का मतलब होता है पुनः प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई पुराना प्लास्टिक का डब्बा है जो अब उस पर्पस को पूरा नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रीपर्पस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि घरों में भी होगा कि जैसे कि कोई ड्राई फ्रूट्स का पैकेट्स आता है, या फिर हॉर्लिक्स वगैरह का पैकेट जो रहता है, उसमें हॉर्लिक्स वगैरह का जो डब्बा रहता है प्लास्टिक का, अगर वो हॉर्लिक्स ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम कुछ और चीज़ उसमें डाल के उसको क्या कर रहे हैं, पुनः रीपर्पस कर दे रहे हैं, यानी कि पुनः प्रयोजन कर दे रहे हैं। या चीनी मिट्टी का बर्तन होता है तो उसको हम फ्लावर पॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया रीपर्पस। ठीक है, उसके बाद है हमारा रिसाइकल मतलब होता है पुनः चक्रण। यह इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कोई प्लास्टिक की बॉटल है उदाहरण के लिए, और प्लास्टिक की बॉटल को अगर हम प्लास्टिक की फैक्ट्री में जमा करवा दें तो उसका रिसाइकल होकर वह दोबारा बॉटल बन जाता है। जैसे हमारे कुर्सियों में भी होता है, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी अगर टूट जाती है तो वह कंपनी वापस ले लेती है और कंपनी दोबारा से नई कुर्सी बना देती है, तो इसे कहते हैं रिसाइकल, यानी कि पुनः चक्रण। तो ये जो भी है टर्म, इसको आपको लिखना नहीं है। अगर ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में रहता तब एक एक लाइन कम से कम सब में लिखना पड़ता आपको उदाहरण के साथ, लेकिन ये 2 मार्क्स का है तो बस आप केवल आर और उसका मीनिंग लिखते जाएंगे, बस काफ़ी है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, 2 मार्क्स वाले सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आगे की वीडियो में हम 3 मार्क्स वाले प्रश्न करेंगे। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें अपने फ़ोन में, और बहुत सारा टेस्ट
हमने दे रखा है वहाँ पर, तो आप जाकर टेस्ट लगा सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।